हाई स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हम प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो हमने देखा उसमें हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात की थी और उस पर आधारित जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज उसका सेकंड पार्ट हम लेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है या निर्देशांक ज्यामिति प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th स्टैंडर्ड की है, कक्षा 10वीं की जब हम बात करते हैं तो द्विविमीय ज्यामिति की हम बात करेंगे, अर्थात उसमें 2 डायमेंशनल होगा, द्विविमीय ज्यामिति या 2 डायमेंशनल। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है 2 डायमेंशनल है, दैट मीन्स इसमें एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। एक को भुज हम कहेंगे, एक को कोटि कहेंगे या एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं, अर्थात 2 अक्ष इसमें होंगे और उन अक्षों के आधार पर, उन अक्षों से हम किसी बिंदु की लंबवत और क्षैतिज दूरी के आधार पर निर्देशांक तय करते हैं और उन निर्देशांकों पर आधारित जो ज्यामिति होती है, जो गणित की जो शाखा है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। वही हम आज पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हमने बात की थी कि इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो होता है डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड है सेक्शन फार्मूला और थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन थर्ड पार्ट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो रिड्यूस किया गया है, अभी इस सत्र के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो हम प्रमुख रूप से बात करेंगे मुख्य रूप से डिस्टेंस फार्मूला की और सेक्शन फार्मूला की। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूले को बहुत विस्तृत तरीके से देखा था, उस पर आधारित क्वेश्चन, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उन्हें भी हमने सॉल्व किया था। आज हम लेने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला या इसे हिंदी में हम अंतःखंड सूत्र भी कहते हैं। सेक्शन फार्मूला या अंतःखंड सूत्र, बिल्कुल यही टॉपिक रहेगा आज अपना, सेक्शन फार्मूला या अंतःखंड सूत्र। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से लाइन को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, एक ए है और एक बी पॉइंट है। हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। 2 इसमें निर्देशांक होंगे, एक एक्स निर्देशांक है और एक वाई निर्देशांक। मान लीजिए इस ए पॉइंट का के निर्देशांक x1 y1 है और बी पॉइंट के निर्देशांक x2 y2 है। कोई पॉइंट P है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये इसे, इस लाइन AB को, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 रेश m2 में इसको डिवाइड करता है, m1 अनुपात m2 में। हमें इस xy बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करना है, x और y के निर्देशांक, जबकि हमें a और b जो इसके टर्मिनल पॉइंट हैं, जो सीमांत बिंदु हैं, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। साथ ही हमें यह भी पता है कि यह बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, यह हमें पता है। और अब हम इसके सेक्शन फार्मूला क्या होगा उस पर हम विचार करते हैं। तो चलिए सेक्शन फार्मूला को हम सबसे पहले डिराइव करते हैं, देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला कैसे आता है। क्योंकि ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी कि मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट व्हेन, जब, तब और केवल तब जब हम इसे समझते हैं, जब इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है, हमारा जो फंडामेंटल जो है स्ट्रांग नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग और कठिन लगने लगती है। इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि हर चीज को जहां तक हो सके उसको हम समझाएंगे और फॉर्मूला भी है उसको हम डिराइव करके देखेंगे कि वो कैसे आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सेक्शन फार्मूला हम देखते हैं, सेक्शन फार्मूला एक्चुअली है क्या है।
ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए ए और बी कोई दो पॉइंट है, इस प्रकार से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। बहुत आसान है, जैसा कि हमने अभी देखा था। ए बी एक लाइन है, इसके दो टर्मिनल पॉइंट जो सीमांत बिंदु है वो ए और बी है। ए के निर्देशांक x1 y1 है और बी के निर्देशांक x2 y2 है। कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक xy हम ले लेते हैं, यही हमारा मोटो है। हम जानना चाहते हैं कि P के निर्देशांक क्या होंगे, कैसे हम निकालेंगे। और AP और PB ये मान लीजिए M1 और M2 दूरियां हैं, इन दोनों के बीच की दूरी। यहां AP M1 है और PB इज इक्वल टू M2 है। M1 अनुपात M2 में इसको डिवाइड करता है। अब हमें इस P बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक इस प्रकार से लाइन लेते हैं एक्स अक्ष के समांतर और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं हम वाई अक्ष के समांतर, एक ट्रायंगल फॉर्मेट करेंगे। इसी प्रकार यहां देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाएं ड्रॉ करते हैं, तो उससे हमें एक ट्रायंगल मिल जाता है। और ये ट्रायंगल कौन सा है, ए पी, यहां पे मान लीजिए हम क्यू ले लेते हैं और ये जो पॉइंट है ये आर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम परपेंडिकुलर लेते हैं, यहां से भी लेते हैं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लेते हैं। सिमिलरली हम इधर भी एक अक्ष के समांतर रेखाएं ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें Q बिंदु और R बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करना है। बहुत आसानी से हम प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए ये दूरी x1 है, x1 y1 इस A पॉइंट के निर्देशांक है। इसी प्रकार B के जो निर्देशांक है वो x2 y2 है, मतलब ये दूरी कितनी हुई, x2 हुई और ये दूरी कितनी हुई, x हुई, xy। हम इसको रिलेट करके हम इसके निर्देशांकों को देखते हुए आसानी से बता पाएंगे कि ये दूरी कितनी होगी। अब y अक्ष पे हम चलते हैं, तो यहां देखिए ये y1 है, ये y है और ये y2 है। बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, हम बहुत स्लो चल रहे हैं और इसलिए ताकि हम इनके निर्देशांकों का इससे जो संबंध है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। अब देखिए P और R के बीच की डिस्टेंस बहुत आसानी से हम बता पाएंगे। ये x दूरी है, ये x2 दूरी है, दैट मीन्स ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, x2 माइनस x। इसी प्रकार AQ जो होगा वो कितना होगा, x माइनस x1, ये दूरी हो जाएगी। अब इसी प्रकार वर्टिकली देखिए त्रिभुज PBR में हम देखें BR जो है ये होगा आपका y2 माइनस y। बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। PQ देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, y माइनस y1। कितनी आसानी से हम दोनों त्रिभुजों के जो साइड्स हैं उनके मेजरमेंट कर पाए हैं। बहुत आसानी से x माइनस x1 ये हो गया, x2 माइनस x ये हो गया। इधर वर्टिकली भी हम इधर इसके x एक्सिस पे जो इसके पॉइंट है उसको देखते चले जाएं और हमें उसकी दूरी पता चल जाएगी बाय ऑब्जर्वेशन। केवल देखने से हमें पता चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है AQP, ट्राइंगल AQP तथा ट्राइंगल PRB। ये दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल समकोण त्रिभुज हैं। दोनों कैसे हैं, ये समकोण त्रिभुज हैं। यहां पे एंगल Q 90 डिग्री है, यहां पर एंगल R 90 डिग्री है। बहुत आसानी से हम इसको देख के इस ट्राइंगल को देख के हम बता पा रहे हैं कि एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल R 90 डिग्री है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि त्रिभुज AQP और त्रिभुज PRB में एक एंगल Q 90 डिग्री है और एक एंगल R 90 डिग्री है। इसके साथ ही एंगल A और एंगल P, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं।
ये दोनों एंगल क्यों बराबर हैं? संगत कोण होने से। दोनों देखिए ये दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों संगत कोण है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर प्रत्येक समकोण है, तथा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी संगत कोण होने से। दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, दैट मीन्स एंगल एंगल सिमिलरिटी से, या हम ये कहें कि कोण कोण उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए क्यू पी समरूप होगा त्रिभुज पी आर बी से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। दो एंगल बराबर हैं मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और अब हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। बहुत आसान, ये हमें पता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? संगत भुजाएं समानुपातिक होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो अब हम लेते हैं इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी है। देखिए त्रिभुज एपीक्यू की संगत भुजा क्या है? एपी। और इसकी संगत भुजा क्या है? पीबी है। उसी प्रकार यहां पे देखिए एक्यू और संगत भुजा पीआर, इसी प्रकार संगत भुजा पीक्यू, और यहां पर संगत भुजा इसकी हो जाएगी बीआर। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव समान रहता है यदि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है या समानुपातिक होती है। अब एपी पीबी एक्यू पीआर और पीक्यू बीआर की वैल्यूज हम यहां पर इस चित्र से देखकर रख सकते हैं। देखिए एपी की वैल्यू कितनी है? m1 है। पीबी की वैल्यू कितनी है? m2 है। AQ की वैल्यू x माइनस x1 है, और PR की वैल्यू कितनी होगी? x2 माइनस x होगी। इसी प्रकार PQ की वैल्यू कितनी है? y माइनस y1 होगी, और BR की वैल्यू कितनी होगी? BR की वैल्यू y2 माइनस y होगी। अब तीनों पद बराबर हैं, प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद तीनों पद बराबर हैं, तो हम पहले इन दोनों को लेते हैं। m1 अपान m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब हम क्या करते हैं? x वाले जो पद हैं उनको ट्रांसफॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन पक्षांतरण करके एक तरफ कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमें? m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x माइनस m2x प्लस m1x। देखिए m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा और ये हमें मिलेगा m1 प्लस m2। हम क्या देख रहे हैं कि m1 प्लस m2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी साइड में जाने पर वो अपॉन में आ जाएगा या डिवाइड करेगा। तो हम ये करेंगे कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। ये अंतःखंड सूत्र है x का। क्या देखा हमने कि m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। यदि हमें m1 और m2 की वैल्यू पता है, हमें x1 और x2 की वैल्यू पता है, दोनों के निर्देशांक यदि हमें x निर्देशांक पता है, तो हम विभाजित करने वाले बिंदु का x निर्देशांक बहुत आसानी से इस फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। ये x का फार्मूला मिला। ठीक इसी प्रकार हम y का फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सेकंड टाइम में इसको लेते हैं। पहले हमने इसको लिया, अब दूसरी बार हम लेते हैं, इसको ले लेते हैं।
m1 अपान m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। तो ये हम चलते हैं, यहां पर मैं थोड़ी सी स्पेस यहां लिख देता हूं, m1 अपान m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m1y2 माइनस m1y इज इक्वल टू m2y माइनस m2y1। अब y वाली टर्म्स हम एक तरफ चूज, चूंकि y के वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू m2y प्लस m1y, या हम लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन, सॉरी पहले हम यहां कॉमन ले लेते हैं y, m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इसलिए डिवाइड करेगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस इज इक्वल टू y। ये हुआ y कोऑर्डिनेट। हमने क्या देखा कि x कोऑर्डिनेट हमें मिला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट हमें किसका, विभाजन बिंदु का, जो उसको सेक्शन में चेंज करता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने क्या देखा, ये दोनों बिंदु हैं। अब ये अंतःखंड सूत्र कहलाते हैं। अंतःखंड सूत्र को याद रखने का जो तरीका होता है, बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि x और y के निर्देशांक हमें किस प्रकार से मिलते हैं। अब इसको याद रखने के जो तरीका है वो कई प्रकार के तरीके बनाए गए हैं विविध प्रकार से, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से यदि हम इसको याद रखें तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की हम बात करें, दो फार्मूले हमें मिले हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x निर्देशांक होगा, और इसी प्रकार y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है, और यहां m1 है और यहां m2 है, ये p पॉइंट है। तो हम ये देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, x1 x2 y2। देखिए अब याद रखने की जो ट्रिक है, मैंने पहले ही बताया कि पहले हम इसको समझें कि वो फार्मूला आया कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही हम उसे याद करने में हमें बहुत सुविधा हो जाएगी। उसके बाद हम ट्रिक की बात करते हैं कि उसे कैसे याद रखना, ताकि वो किसी भी प्रकार से स्प्लिट नहीं हो और एग्जाम में हम उसको आसानी से उसी रूप में कर पाए। तो देखिए बहुत आसान है, जब हम x की बात करते हैं तो m1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली बात है, थोड़ा सा m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, m2 का मल्टीप्लाई x के साथ, और इन दोनों का सम, मतलब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और अपॉन m1 प्लस m2, ये x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम y की बात कर रहे हैं तो m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y2 के साथ होगा, और m2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y1 के साथ होगा, और m1 प्लस m2 अपॉन में आ जाएंगे। ऐसे हम याद कर सकते हैं। या एक तरीका और भी हो सकता है कि 1 2 2 1 अपॉन 1 2 याद रख लो। x का और y के दोनों के फार्मूले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, mx और अपॉन m प्लस m, और 1 2 2 1 1 2, ये फार्मूला हो गया। इसी प्रकार y का फार्मूला हमें याद रखना है, तो इसकी ट्रिक क्या हुई, my 1 2 1 2 1 2, ये